नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और कानून के दांव पेच समझने के लिए तैयार होंगे। आज एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे झूठे गैंगरेप केस की जिसने न सिर्फ दो बेकसूर आदमियों की जिंदगी नरक बना दी बल्कि पूरे समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे बनाए कानून जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं उनका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। और हाँ, इस केस में कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो तो भाई साहब ऐसी है कि आपको अंदर तक हिला देगी। केस का टाइटल और उसका मर्म, जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां एक महिला को झूठे गैंगरेप के आरोप लगाने पर 7.5 साल की जेल हुई और 2.1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। कोर्ट ने इन बेकसूर फंसे हुए लोगों को मोस्ट लकी फॉल्स गैंगरेप केस सर्वाइवर कहा है। ये कोई मजाक नहीं है गुरु, बल्कि ये कड़वा सच है जो दिखाता है कि जब न्याय मिलता है तो वो कितना शानदार हो सकता है। अब समझते हैं कि ये खेल शुरू कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि हमारी एक 24 साल की महिला जिनका नाम था रेखा देवी, उन्हें किसी से रंजिश निकालनी थी। अब किसके खिलाफ? एक राजेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ कथित तौर पर उनके अवैध संबंध थे, और एक बी के और भूपेंद्र नाम का सह आरोपी। रेखा देवी ने क्या किया? उन्होंने सीधे गैंगरेप का झूठा आरोप लगा दिया, और सिर्फ गैंगरेप ही नहीं, साथ में ST/SC एक्ट की धाराएं भी पेल दी ताकि मामला और गंभीर लगे। अब ये समझो IPC की धारा 182 और 211 क्या होती है। धारा 182 IPC ये तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को, जैसे पुलिस को, ऐसी जानकारी देता है जिसके बारे में उसे पता है कि वो झूठी है, और उस जानकारी की वजह से सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने का काम करता है। तो आसान भाषा में कहें तो झूठी शिकायत करना। धारा 211 IPC ये तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपराध का झूठा आरोप लगाता है, तो इस इरादे से कि उस व्यक्ति को नुकसान हो या वो जेल जाए। अगर आरोप ऐसा है जिसकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा है तो इसमें सजा और बढ़ सकती है, यानी जानबूझकर झूठा आपराधिक आरोप लगाना। अब रेखा देवी को इन्हीं धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया क्योंकि कोर्ट को पता चल गया कि उनका इरादा सिर्फ बदला लेना और राजेश की पत्नी को नीचा दिखाना था। जांच अधिकारी की तारीफ और कोर्ट की वेदना। भाई साहब, कोर्ट ने तो जांच अधिकारी की जमकर तारीफ की है, क्यों ना करे। उन्होंने इतनी शानदार जांच की कि दोनों बेकसूर लोग इस झूठे जाल से बाहर निकल पाए। सोचिए, 3 महीने तक जेल में रहे, वो भी बिना किसी गलती के। यह दर्शाता है कि एक अच्छी जांच कितनी महत्वपूर्ण होती है। अजसी का दर्द और रामचरितमानस का ज्ञान। लखनऊ के स्पेशल जज ST/SC एक्ट श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी ने 42 पेज का अपना आदेश दिया, और उसमें जो बातें कही वो तो भाई दिल को छूने वाली है। उन्होंने कहा कि झूठे रेप के आरोप से एक आदमी के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य पर इतना गहरा और स्थायी नकारात्मक असर पड़ता है कि वो बेचारा समाज में फिर से सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता। कोर्ट ने साफ कहा कि इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन घर कर जाता है, सामाजिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम टूट जाती है, और यहाँ तक कि रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। और पता है क्या, कोर्ट ने यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस के लंका कांड का एक श्लोक भी अद्धृत किया। उसमें कहा गया कि 14 ऐसी बातें जिनके होने पर इंसान जीते जी मर जाता है, और उसमें से एक है अजसी, मतलब अपमानित। अभी अजसी क्या बला है? कोर्ट ने समझाया कि अजसी का मतलब है एक ऐसा इंसान जो समाज में इतना बदनाम हो चुका है कि उसे सामाजिक तौर पर मृत ही माना जाता है, जैसे इन दोनों बेचारों के साथ हुआ, जिनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को ऐसा नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि बुरा आदमी बुरे नाम से बेहतर है, यानी बदनाम मौत से भी बदतर होती है। एक अनसुलझा सवाल और न्याय व्यवस्था पर विचार। इस केस में एक बहुत दुखद बात हुई। जो सह आरोपी BK और भूपेंद्र था, वो बेचारा 29 साल की कम उम्र में ही 3 जुलाई 2024 को चल बसा। कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई। यह सवाल आज भी अनसुलझा है कि क्या झूठे आरोपों से हुए सामाजिक और भावनात्मक सदमे ने उसकी जान ले ली। कोर्ट ने कहा कि ये बात न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी की झूठी बदनामी उसकी जान ले सकती है? कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि रेखा देवी ही इन बेचारों की चरित्र हनन, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन की सीधी जिम्मेदार है। कानूनों का दुरुपयोग और कोर्ट के सुझाव। कोर्ट ने इस बात पर भी गुस्सा और चिंता जताई कि पॉक्सो एक्ट, ST/SC एक्ट, डॉरी हरासमेंट प्रिवेंशन एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। झूठी FIR समाज पर बुरा असर डाल रही हैं। इसलिए कोर्ट ने कुछ शानदार सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को सुझाव दिया
कि अगर कोई व्यक्ति बार बार रेप या गैंगरेप मतलब आईपीसी की धारा 376, 376 डी और एसटीएससी एक्ट जैसे गंभीर अपराधों की एफआईआर करता है तो पुलिस को अपनी नई एफआईआर में यह बात जरूर लिखनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने या उसके परिवार ने पहले कितनी एफआईआर दर्ज कराई है, चाहे वो उसी आरोपी के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ, क्योंकि कईयों का तो ये काम ही है। बीएनएस की धारा 173(4) के तहत जानकारी कोर्ट ने यह भी सुझाया कि जब कोई व्यक्ति बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी देता है, यानी जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती और आदमी कोर्ट जाता है तो पुलिस को कोर्ट से पूछने पर शिकायतकर्ता के पुराने मामलों की जानकारी देनी चाहिए। अब समझते हैं कि ये बीएनएसएस 2023 क्या है। ये नया क्रिमिनल कोड है जो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह आया है। इसके तहत जांच, गिरफ्तारी, जमानत, मुकदमे की प्रक्रिया आदि से जुड़े नियम है और धारा 173(4) बीएनएस सीआरपीसी की धारा 156(3) की तरह ही है, जहां मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की शक्ति होती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसी जानकारी निकालने और प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह, क्या सोच है गुरु। अब मुआवजे का दुरुपयोग और कोर्ट का कड़ा रुख। कोर्ट ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज करते समय एसटीएससी एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल्स 1995 के तहत सरकार ने रेखा देवी को कोई मुआवजा दिया था तो लखनऊ के जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुरंत उसे वापस वसूले। अब यहाँ पर एसटीएससी एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल्स 1995 था, अब इसको समझते हैं। ये एक्ट एसटीएससी एक्ट के तहत बनाए गए नियम है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के प्रावधान करते हैं। इसमें आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून बनाने वालों का इरादा कभी भी टैक्स पेयर्स के पैसे का ऐसे झूठी एफआईआर पर मुआवजा बांट कर दुरुपयोग करना नहीं था। और यहाँ कोर्ट ने एसटीएससी एक्ट की धारा 15A(7) का इस्तेमाल किया है। ये धारा 15A(7) एसटीएससी एक्ट क्या है? यह धारा पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित और गवाहों को आवश्यक सहायता, सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाए। कोर्ट ने इसी शक्ति का उपयोग करते हुए निर्देश दिए और मुआवजा कब और कैसे दिया जाए। कोर्ट ने डीएम लखनऊ को साफ निर्देश दिए पूरा आर्थिक मुआवजा चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही दिया जाए, एफआईआर दर्ज होने पर नहीं। एफआईआर दर्ज होने पर कोई नगद मुआवजा ना दिया जाए। चार्जशीट दाखिल होने तक पीड़ित को केवल जरूरी सहायता जैसे खाना, शेल्टर, मेडिकल मदद, कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन, सब्सिस्टेंस यानी गुजारा भत्ता ही दिया जाए, जैसा कि एसटीएससी एक्ट की धारा 15A(11) में लिखा है। धारा 15A(11) समझते हैं। यह धारा बताती है कि पीड़ित और गवाहों को पुलिस या अदालती कार्यवाही के दौरान क्या क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और अगर जांच के बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है कि कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता, यानी पहली नजर में कोई अपराध नहीं दिखता, तो शिकायतकर्ता को कोई मुआवजा या राहत नहीं दी जाएगी जब तक कि कोर्ट शिकायतकर्ता की बात सुनने के बाद आरोपी को अपराधी के तौर पर तलब ना करे।